आज का सेशन हम होने वाले हैं कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कोडिंग के अंदर और फाइन ट्यूनिंग करेंगे। फाइन ट्यूनिंग मैंने कल भी थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड दिया था हम आपको कि फाइन ट्यूनिंग जो होती है ना, होती है कि लाइक आपके पहले से ही ना मॉडल्स बने हुए रखे हुए हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, उन मॉडल्स को यूज करना है अपने कोडिंग के लिए। ठीक है, लाइक पहले से लोगों ने रिसर्च की भी है और अपने मॉडल्स बना के रखे हुए हैं। डिफरेंट तरह के मॉडल्स हो सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग का हो सकता है, और मतलब कि इन टर्म्स कंप्यूटर विजन का हो सकता है, डीप लर्निंग का हो सकता है, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हो सकता है। किसी का भी मॉडल होगा ना जो, आप उसके ऊपर आप उनका मॉडल यूज करके आप अपनी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट ये से आया था कि ट्यून करना है अपने मॉडल को। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? आवाज का बता दिएगा। ठीक हो गया। तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा, पहले हम थोड़े से ना मॉडल्स पढ़ लेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। एक तो ये चीज पढ़ लेंगे, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इस पर दोबारा। और क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। साथ ही साथ हम ये पढ़ लेंगे कि हमने देखा था कि हिडन लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क की। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपका कर्नल्स होते हैं, लाइक फिल्टर होता है जो हम फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, उस फिल्टर के कितने फिल्टर्स हमने यूज करने हैं, फिल्टर का साइज क्या रखना है, तो ये चीजें हम ना आज पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव में। सबसे पहले ना हम डिफरेंट पढ़ लेते हैं कि यार आपके पास कौन कौन से ना डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फेमस मॉडल्स है ना, हम उनको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लीनेट अवेलेबल है, एलेक्सनेट अवेलेबल है, रेजनेट अवेलेबल है। इसके आर्किटेक्चर को इतना डीपली आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि मॉडल्स के हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यही होने वाले हैं कि हम एक मॉडल तैयार कर रहे थे ना, कल हमने देखा था कि मॉडल हमने तैयार कर रहे थे अपना खुद का। ये मॉडल्स पहले से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं। ठीक है, बस आपका काम क्या है, इनको यूज करना, दैट्स इट। ठीक है, तो आज हम इसको यूज करना सीखेंगे। बेसिकली पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि यार ये मॉडल है क्या क्या है, इनका आर्किटेक्चर क्या है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। लीनेट एक मॉडल है, इसको भी हम यूज करेंगे। सबसे ज्यादा इन सब में यूज कर रहे होंगे हम रेजनेट। ठीक है, रेजनेट मॉडल को आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे। लीनेट मॉडल के अंदर इसका आर्किटेक्चर सिंपल है। आप इसको इनपुट देंगे, पहले एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर होगी, फिर एक पूलिंग लेयर होगी, फिर एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर होगी, फिर एक पूलिंग लेयर होगी, और फिर एक फुली कनेक्टेड लेयर होगी। ठीक है, रेजनेट 5 है। इससे क्या जहन में आ रहा है आपको कि 5 लेयर्स होंगी इसके। ठीक हो गया। अब मुझे एक चीज बताएं कि पूलिंग लेयर जो होती है, पूलिंग लेयर जो होती है, आ, फातिमा आप बताइएगा, पूलिंग लेयर जो होती है वो लर्नेबल लेयर होती है या नॉन लर्नेबल लेयर होती है? तो हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, तो आपको बताया था मैंने। लर्नेबल लेयर होती है या नॉन लर्नेबल? नॉन लर्नेबल क्यों होती है? थोड़ा फास्ट। नॉन लर्नेबल क्यों होती है? राफे आप बताएं। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ लर्न नहीं कर रहा ना वेट्स आपके। ठीक है, लर्निंग आपकी वो वहां पर होती है जहाँ पे आपके पैरामीटर्स लर्न हो रहे होते हैं, लाइक पैरामीटर्स अपडेट होते हैं। नहीं होते? गुड, दैट्स इट। वेट्स आपके चेंज नहीं होते, वेट्स करने ही नहीं है, आपने सिर्फ एक पकड़नी होती है।
एक फिल्टर लेते हैं, खाली फिल्टर। सही सही। तो हम एक फिल्टर पकड़ते हैं, इमेज के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उस फिल्टर की बेस के ऊपर हम निकाल लेते हैं उसमें से वैल्यूज। अगर तो मैक्स पूलिंग है तो उसमें से मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स से 4x4 का फिल्टर है, मैं इमेज के ऊपर रखूंगा। 4x4 वैल्यूज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, मैं उसमें से निकाल लूंगा। लर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं फिल्टर लगा के वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, सबका एवरेज लेके एवरेज वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है। तो पूलिंग लेयर का आप बताएं राफे, मकसद क्या होता है? पूलिंग लेयर का क्या मकसद होता है? बिल्कुल सही। ठीक है। गुड। तो आज हम थोड़ा सा ना पहले पढ़ लेते हैं यार कि फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के मॉडल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो डिफरेंट तरह के मॉडल्स जो मशहूर मशहूर है, उसमें आ गया एक, अभी तक हमने पढ़ लिया एलेक्स नेट, लीनेट। उसके बाद एलेक्स नेट, दैट वाज द मॉडल जिसने आके एक नई शक्ल दी थी। ठीक है। और ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। ठीक हो गया। इसमें 8 लेयर्स है, आपके सामने 5 कॉन्वोल्यूशन है, 3 पूलिंग आपके सामने आ रही है, और क्या कहते हैं, उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर्स है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स चीजों को लर्न कर रहा है। ठीक है। डीप डीप न्यूरल नेटवर्क है ये। अब आप देख रहे हैं कि कितना डीपली इसके अंदर कनेक्टेड है लेयर्स। तो इसकी मदद से एक ऐसी वेव आई थी डीप लर्निंग के अंदर, ये थी वो, क्या कहते हैं, बेस, जिसने एक पूरी नई दुनिया की तरफ ना एक वो किया, टर्न किया डीप लर्निंग के। ठीक है। आपने पहले पढ़ा था, अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है। तो उस वक्त ये टर्म्स आपको एलियन लग रही थी, लेकिन अब आपको पता लग रहा है कि हाँ, एलेक्सनेट ये था, एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क था। बिहाइंड द सीन्स किस तरह वर्क करता है, हम इसको इमेज देते हैं, उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, फिर अगली लेयर पूलिंग लेयर अप्लाई कर रही है, फिर अगेन कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, फिर अगेन पूलिंग हो रही है। इस तरह करके ये क्या कर रहा है, इमेज में से फीचर्स निकाल रहा है। इमेज में से फीचर्स निकालने के बाद मैं उसको फुली कनेक्टेड लेयर को दे रहा हूँ, ताकि वो जी और अगेन वही कंप्यूट करके आपको एक एक्चुअल रिजल्ट देते हैं कि इमेज का ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है। इन 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 द केस, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो पता लग जाएगा कि यार इमेज मैंने उसको दी, इसको बीमारी कौन सी है। ठीक है। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लाइक अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक इमेज दूंगा गाड़ी की, और मुझे बता दें कि इसके अंदर क्या डिफेक्ट है। ठीक है। रीसेलिंग के लिए, पार्क व्हील्स के लिए हो सकता है आप एक सॉफ्टवेयर बना लें कि जिसमें एक आप इमेज भेजें, और वो ऑन द स्पॉट आपको बता दे कि इसके अंदर क्या खराबी है, और प्रिडिक्ट भी कर दे उसकी प्राइस। कि लेट से कोई बंदा खरीदने आ रहा है, आप कहें कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, पार्क प्लेस को जाके आप पेज करें, यार मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो ये करता है कि आप गाड़ी का स्कैन। say the problem in the, you can say, है। ठीक है। एलेक्स नेट की मदद से पैरामीटर्स कितने, 60 मिलियन। G16 था। अगेन, ये भी आप यूज कर रहे होंगे अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा एक, यहाँ से आपका जो मॉडल्स है ना, रेजनेट, अब आवाज आ रही है? सेम, आई गेस। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ।
वही मैं भी चीज नोटिस कर रहा हूँ। मैं सेकंड टैब्स खोलूँ। सेकंड काम कर रहा होता तो मेरा बहुत ज्यादा टैब्स खुलेंगे। खैर, ठीक है। जो रेजनेंट मॉडल है ना, हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं उस मॉडल को। ठीक है। अब बेहतर है। ठीक है। रेजनेंट मॉडल आया था एक रेजिड्यू। आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। इतना डीपली इसके आर्किटेक्चर्स को समझने की जरूरत नहीं है सच। बस आपको पता होना चाहिए कि आइडिया होना चाहिए कि मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। रेजनेट मॉडल जो है, आज हम इसको ही यूज करने वाले हैं बल्कि। और ये अपनी जिंदगी में मैंने जितने भी मॉडल्स बनाए हैं, यूज किए हैं, सबसे ज्यादा मैंने रेजनेट को ही यूज किया होगा। ठीक है। इसके अलावा भी काफी मॉडल्स हैं, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ताल्लुक रेजनेट से ज्यादा पड़ा है। ठीक है। इसके अलावा काफी ज्यादा मॉडल्स और अवेलेबल हैं। इंसेप्शन नेटवर्क, ठीक है, अगेन इसने आइडिया इंसेप्शन मूवी से लिया था। ठीक है। तो एक इंसेप्शन मॉडल भी है, और भी मजीद मॉडल्स है। मैं आपके साथ ना ये नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने देखना तो वो इसको देख सकते हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि फाइन ट्यूनिंग का मतलब अगेन मैं दोबारा बताता हूँ कि आप इस मॉडल को पकड़ेंगे। आपका अपना डेटा सेट होगा या कोई भी डेटा सेट होगा। अब डेटा सेट है, मॉडल है, आपने इसी मॉडल के ऊपर उस डेटा सेट को ट्रेन करना है। इजी हो गया आपके लिए। मतलब कि आपको खुद न्यूरल नेटवर्क लिखने की जरूरत नहीं है, खुद कुछ काम कर, आपने सिर्फ इस मॉडल को यूज करना है। ठीक हो गया ये। आपका सारा काम आसान हो गया। प्री प्री ट्रेंड आपने मॉडल एक उठाना है, उसको यूज करना है। अच्छा राफिया, आप बताएं कि ये मॉडल रेजनेट की तरफ बड़ा होगा। मुझे रेजनेट यूज करना है तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? बिल्कुल सही। टॉर्च वीएन की। ठीक है, टॉर्च वीएन से कर सकता हूँ मैं। उनका टॉर्च वीएन के अंदर एक मॉडल सी क्लास हमने देखी थी, वहां से मैंने इसको यूज कर सकता हूँ। तो आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है। अगेन एक प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हम इसको यूज करेंगे साइन लैंग्वेज के ऊपर। ये वन है, टू, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, साइन लैंग्वेज है। अब किसी के सामने कोई वन की में जाएगी ना, कोई इस तरह करके कर रहा है, या थ्री कर रहा है, तो वो मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा ये कौन सा आंसर है। कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उसको एक इमेज दूंगा जिसके अंदर इस तरह करके कोई लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है। और वो फिर आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा होगा। मैं उसको लेट्स से ये वाली इमेज दी है, तो वो आपको आंसर दे रहा होगा फाइव। ये वाली इमेज दी है तो वो तीन दे रहा होगा। इस तरह करके हम इसके ऊपर प्रिडिक्शन लगाएंगे और देखेंगे कि यार व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर अवेलेबल फॉर आवर प्रिडिक्शन। ठीक हो गया। खैर, पहले हमने वही सारी क्या किए, इंपोर्ट कर लिए लाइब्रेरीज को। ऑपरेटिंग सिस्टम हम हमेशा इंपोर्ट ओएस करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं ओएस? ताकि हमें फाइल के साथ प्ले करना पड़े। ठीक है।
फाइल सिस्टम के साथ बेसिकली प्ले अराउंड करना पड़े ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फाइल्स पड़ी हुई हैं, इन दैट केस आप कोलैब यूज कर रहे हैं तो कोलैब आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप के ऊपर जो फाइल स्ट्रक्चर है उसके साथ प्ले अराउंड करने के लिए आप ओएस की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, PIL इमेज यूज होती है बेसिकली फ्रॉम इमेज, हम PIL में से इमेज निकाल रहे हैं तो इमेज के रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए होती है। क्योंकि हम कंप्यूटर विजन करने लगे हैं, तो हम इमेज को भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, आगे कहाँ पे करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन, इसके बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, राफे आप बताएं। सबसे पहला काम क्या करते थे हम प्रोसेस के अंदर? सबसे पहला काम, ठीक है, डाटा। अगेन, लाइब्रेरीज के बाद क्या करते थे हम? ट्रांसफॉर्म द डाटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले डाटा को ले आए अपने प्रोग्राम के अंदर। इन दैट केस मैं देख लेता हूँ अभी भी मेरे ड्राइव के अंदर डाटा सेट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो मेरे जहाँ तक मुझे याद था कि साइन डिजिट डाटा सेट ना ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ था मेरे। काफी टाइम हो गया मैंने इसको देखा नहीं। तो मैं ड्राइव से डाटा उठा रहा हूँ। ठीक है, माउंट, ये वाला कोड क्या करते हैं, आपकी ड्राइव को माउंट कर देते हैं, माउंट ड्राइव वाला। माउंट ड्राइव का मतलब क्या होता है कि आपकी ड्राइव उठा के कोलैब के अंदर ले आता है सारी ड्राइव को। ठीक है, ड्राइव, इसके लिए आप इसको कोड को रन करेंगे और वो आपसे एक्सेस मांगेगा ड्राइव की, तो आपने लॉगिन करके लॉगिन कर लेना। ठीक है, ड्राइव, आपका ड्राइव का डाटा आ जाएगा, फिर मैंने पाथ दिया उसको। ड्राइव के अंदर मेरा डाटा सेट एक्चुअल में पड़ा हुआ किधर है। ठीक है, अब आपने कोलैब के अंदर लेकर आना है वो डाटा। तो आप उस वहां से कॉपी करके डाटा सेट अपने कोलैब के कंटेंट वाले फोल्डर के अंदर लेंगे। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, डाटा को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डाटा सेट है, आप अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आ रहे हैं उसको। ठीक हो गया। दूसरा काम हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म द डाटा। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी पता है किधर हो रही होगी, मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा था कि अब इन दैट केस, ठीक है, वसीला आप भी बताएं कि इन दैट केस मैं डाटा सेट अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डाटा सेट टॉर्च VN के डाटा सेट से नहीं यूज कर रहा। तो मुझे डाटा सेट की क्लास बनानी पड़ेगी ना अपनी। अपनी डाटा सेट की क्लास बना लेते हैं। डाटा सेट की क्लास पता है क्या करती है, हम जब अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी करके देखते हैं। उसका बेसिक 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है, जो डाटा है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। पहले केस के अंदर जब हम कोई डाटा सेट्स में से डाटा सेट उठा रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन उसी लाइन ऑफ कोड में हो रही थी जब हम डाटा डाउनलोड कर रहे थे। आपने देखा था कोड, जब हम डाटा सेट डाउनलोड कर रहे थे। ठीक है, टॉर्च VN डॉट डाटा सेट्स डॉट एमनिस्ट करके हम डाटा सेट डाउनलोड कर रहे थे, उसी के पैरामीटर्स में हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी भेज रहे थे। अब तो हम डाउनलोड नहीं कर रहे, अब तो हमारा अपना डाटा सेट है, तो अब क्या होगा, अब डाटा सेट्स की क्लास बेसिकली कर रही होती है डाटा के साथ प्ले अराउंड। डाटा सेट से ही पता लग रहा है कि डाटा सेट जो है ना हमारे पास, इसके स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होगी। पहला काम वो करती है, डाटा सेट को ट्रांसफॉर्म करती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने हर दफा करनी ही करनी है, ठीक है, वो कौन सी होगी, लाइबा आप बताएं। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने हर दफा हर सूरत करनी है, वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने करनी ही करनी है। टू टेंसर, टेंसर में तो कन्वर्ट करना ही है ना हमने उसको सूरत। ठीक है, टू टेंसर कहना है। अब हम अपनी ना डाटा सेट की क्लास बनाने लगे। ठीक है, जिसको मैंने डाटा सेट से इनहेरिट करना है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क की क्लास हम किससे इनहेरिट करते थे, आप बताएं।
न्यूरल नेटवर्क की क्लास हम किससे करते थे? एन एन डॉट मॉडल से। नहीं, एन एन डॉट मॉड्यूल से करते थे। ठीक है, एन एन डॉट मॉड्यूल से करते थे। ठीक हो गया। अब पहला काम क्या करना है, हम डेटा सेट की क्लास बनाने लगे अपना अपनी। तो डेटा सेट की क्लास से आपने उसको इनहेरिट कर लेना है, सबसे पहला काम। ठीक है, दूसरा काम आपने उसको उसका एक पैरामीटर बनाना है। पैरामीटर में अगेन इनिश सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप अगेन जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें, आपका अपना कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, उसकी शेप ले रहा हूँ, उसकी रूट डायरेक्टरी ले रहा हूँ। रूट डायरेक्टरी क्यों ले रहा हूँ, ताकि मुझे पता तो लगे ना यार कि ये डाटा सेट आ कहाँ से रहा है, कहाँ पे जाके मैंने इसको उठाना है डाटा सेट को। डायरेक्टरी ली, शेप लिया, ट्रेन डाटा सेट करना है, टेस्ट डाटा सेट आपको चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन ली और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ली। जो जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होंगी मैं वो अप्लाई कर दूंगा। बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा था ना डाटा को। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि डाटा सेट की क्लास से इनहेरिट करना है इस क्लास को। अपनी क्लास जो डाटा सेट की बनाने लगे हैं ना आप लोग, इसको डाटा सेट से इनहेरिट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। सबसे पहला काम डाटा सेट से इनहेरिट करना है। आप क्लास बनाने लगे ना, इनहेरिट कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद आपने उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाने के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर में क्या क्या चीजें ले रहा हूँ, उसका पाथ ले रहा हूँ, उसकी शेप ले रहा हूँ, ट्रेनिंग डाटा मुझे सेंड करना है वापस या टेस्टिंग डाटा सेंड करना है, वो ले रहा हूँ। ठीक है, ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू का मतलब मैं ट्रेनिंग डाटा रिटर्न करूंगा। टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब मैं टेस्टिंग डाटा रिटर्न करूंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं सारी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ जो कि मुझे अप्लाई करनी है उसको। ठीक हो गया। वेरिएबल्स बना रहा हूँ सेल्फ डॉट रूट के, जिसके अंदर रूट डायरेक्टरी पड़ी हुई है, सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्म के जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी हुई है सारी। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन अब नॉर्मलाइज की। अच्छा, नॉर्मलाइज क्या करते हैं, लाइव आप बताएं। नॉर्मलाइज क्या करते हैं? नॉर्मलाइज क्या करते हैं? नॉर्मलाइज। राफे आप बताएं। आवाज क्लियर है मेरी? वसीला आप बताएं। नॉर्मलाइज क्या करते हैं? जरूरी नहीं है कि जीरो और वन में ही करें। नॉर्मलाइज आपको बताया था क्या करते हैं। मकसद क्या है, मैं नॉर्मलाइज कर ही क्यों रहा हूँ? -1 से 1 में भी कर सकता हूँ नॉर्मलाइज। काइंडा सा पास पास पहुंच रही हो आप। नॉर्मलाइज का मकसद ये होता है कि यार जो वेरिएशन है ना डेटा की। ठीक है। नहीं नहीं, एक्टिवेशन अलग चीज है, ये नॉर्मलाइजेशन अलग चीज है। 0 1 में नहीं हो सकता, -1 से 1 में करते हैं। नॉर्मलाइज का डाटा का मतलब ये होता है कि मैंने उस दिन भी बड़ी क्लियर एग्जांपल के साथ बताया था कि एक आपकी हाउस की प्राइसेस अगर प्रेडिक्ट करनी है, तो एरिया थाउजेंड्स में होगा, नंबर ऑफ रूम्स मैक्सिमम भी 10 होंगे, एरिया थाउजेंड्स में भी हो सकता है। तो एक इतनी बड़ी वैल्यू है, एक इतनी छोटी वैल्यू है।
तो मॉडल इस 22 के ऊपर ज्यादा प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग को स्टेबल बनाने के लिए कह सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब मकसद ये होता है कि यार, हाँ, कह सकते हैं कि उसको ना एक नॉर्मलाइज कर दिया जाए। नॉर्मलाइज क्या कहते हैं, नॉर्मल कर दिया जाए सारे डाटा को, ताकि मॉडल बाइस्ड डिसीजन ना करे। ठीक है, एक एक ही फीचर के साथ बाइस्ड ना हो जाए, उसको फिर मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा। नॉर्मलाइज के अंदर दो चीजें यूज होती हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट्स इट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एक्स वैल्यू है, एक्स को मैं नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, लेट्स से एक्स 1000 है, मैं एक्स को नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स में से मैं मीन को माइनस करूंगा और डिवाइड कर दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जिसका मतलब ये होगा कि मेरे पास एक्स की वैल्यू नॉर्मलाइज्ड आ जाएगी। दो दो चीजें होती हैं, उस दिन भी हमने देखा था इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि है नॉर्मलाइज की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बातें। एक ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर रहा हूँ नॉर्मलाइज की। नॉर्मलाइज के अंदर पहला पैरामीटर ले रहा है मीन की वैल्यूज, दूसरा पैरामीटर ले रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज। ठीक है, हर चैनल के लिए। अभी हमारे पास इमेज है आर जी बी, क्योंकि मैं सिर्फ आर वाले चैनल को तो नॉर्मलाइज नहीं करूंगा ना। अभी हमने देखा था कि अगर आप, जब हम इमेज पढ़ रहे थे, आर के अंदर आर रेड की वैल्यूज पड़ी होंगी 0 से 255 तक, ग्रीन के अंदर ग्रीन की वैल्यूज पड़ी होंगी 255, 0 से 255 तक। सेम गोज फॉर द ब्लू। तो मैं अगर सिर्फ आर को नॉर्मलाइज कर लूंगा तो ग्रीन और ब्लू तो वैसे ही रहेंगे। तो मुझे तीनों वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना है। तो मैं तीन वैल्यूज दूंगा मीन की, तीन वैल्यूज दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो वो नॉर्मलाइज कर देगा। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही चाहिए ना नॉर्मलाइज करने के लिए, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट ये क्या करेगा, आपके डाटा को नॉर्मलाइज करके दे देगा आपको। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? यार ये कन्वेंशन है 0.5। 0.5 ही क्यों देते हैं? 0.5 से क्या होता है, आपका जो रेंज है ना, वो -1 से 1 के दरमियान आ जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा चीजें, हम ना कन्वेंशन करेंगे, और बहुत ज्यादा चीजें वक्त आने के साथ साथ अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी ना, लाइक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो फिर हम एक्सपेरिमेंटल करेंगे। आज ये चीजें आपको पता लगेंगी। ठीक है, इससे क्या आएगा, आपका डाटा बेसिकली -1 से 1 की रेंज में आ जाएगा। 0.5, 0.5, 0.5 देंगे। क्लियर? अब आपने दूसरा काम पता है क्या करना होता है। पहला काम आपने क्या कर दिया, डाटा को ट्रांसफॉर्म किया। दूसरा काम क्या करना है, डाटा को स्प्लिट करना है। 80-20 या जितने में भी आप स्प्लिट करना चाहते हैं, कन्वेंशन अगेन 80-20 की है। आप 50-50 कर लें, वो आपकी मर्जी है। कि आपका डाटा है, आपका मॉडल है, आप उसको जितना मर्जी ट्रेन करें, जो बेस्ट ट्रेनिंग होती है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं बेस्ट ट्रेनिंग करने के, कि 80-20 स्प्लिट होता है। जितना ज्यादा आप डाटा ट्रेनिंग के लिए देंगे, उतना अच्छा ट्रेन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, डाटा आपका आपका डाटा ही तो गोल्ड है। डाटा अगर आप सारा ही ट्रेनिंग के लिए रख देंगे तो फायदा, टेस्टिंग के लिए रख देंगे तो फायदा क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 80% डाटा आप दे देंगे ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए। दूसरा काम करता है डाटा सेट की क्लास 80-20 के अंदर स्प्लिट करता है उसको। ठीक है, और हम किस तरह कर रहे हैं, स्प्लिट द डाटा इनटू 80-20 लेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, रेंज लगा रहे हैं। ठीक है, 10 की एक लूप लगा रहे हैं हम। अब वो क्या करेगा, डायरेक्टरी में जाएगा, इमेजेस को रीड करके लेके आ रहा है। आपके इमेजेस का एक एरे है, लिस्ट है। इसके अंदर इमेजेस लेके आ रहे हैं, जिसके भी फाइल पाथ .jpg है वो लेकर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब उसको स्प्लिट इंडेक्स हमारा लेकर आ रहा है। स्प्लिट इंडेक्स ये है कि किस इंडेक्स पे जाके कट लगाना है। इट्स लाइक कि मेरे पास इतनी बड़ी ब्रेड है, तो मैं कह रहा हूँ कि किस निशान के ऊपर जाके मैंने उसको कट लगाना है। इंडेक्स इंडेक्स लेकर आ रहे हैं। इंडेक्स क्या है, 0.8 ही होगा ना। 80-20 अगर स्प्लिट कर रहे हो आप, तो 0.8 मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ द इमेजेस करके ना,
मैं उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लोट भी आ सकता है, हो सकता है आंसर। ठीक है, तो मैं उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आ गया, स्प्लिट जहां पर करना है उसका इंडेक्स आ गया। ठीक है, अगर ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू होगा तो मतलब मैं ट्रेनिंग डाटा चाह रहा हूँ। अभी तो हमने देखा था ऊपर पैरामीटर्स के अंदर, तो ट्रू होगा पैरामीटर, तो मुझे क्या भेजना है, ट्रेनिंग डाटा भेजना है। और ट्रेनिंग डाटा क्या है, शुरू से लेके 0.8 तक। तो मैं क्या करूंगा, स्लाइसिंग कर रहा हूँ जीरो से लेके स्प्लिट इंडेक्स तक, इतनी। अगर ट्रेन नहीं है, टेस्ट है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइस करके भेज रहा हूँ। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। इमेज हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी ना, वही कर रहा हूँ बस यहाँ पे। क्लियर, बाकी भी बता दे। दोबारा बताएं तो, मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा को ना अपना स्प्लिट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेबल्स लिए, इमेजेस ली, पाथ के ऊपर जाके, पाथ के ऊपर जाके मैं कह रहा हूँ हर वो फाइल उठा लो जो कि एंड हो रही है जेपीजी से। सारी मैं इमेजेस ले आया एक एरे के अंदर, एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे कट लगाना है डाटा के अंदर। स्प्लिट इंडेक्स, स्प्लिट इंडेक्स क्या है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द इमेज। 0.8 के ऊपर ही करूंगा ना जाके मैं, अगर 80-20 स्प्लिट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। अभी तक मैंने स्प्लिट इंडेक्स फाइंड की है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर यहाँ तक। मैंने स्प्लिट इंडेक्स फाइंड कर लिया, मुझे पता लग गया कि मैंने इस जगह के ऊपर जाकर ना कट लगाना है। ठीक है, तो अब मैंने जब इस जगह के ऊपर जाके कट लगाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू है, इफ ट्रेन, ऊपर पैरामीटर में अगर कह रहे हैं कि मुझे ट्रेन ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या था, तो मुझे ट्रेनिंग डाटा सेट भेजो, ट्रेनिंग के लिए डाटा सेट भेजो। तो मैं क्या करूंगा, जीरो से लेके 0.8 तक डाटा भेज दूंगा, मतलब कि इतना डाटा मैं उसको भेज दूंगा ट्रेनिंग को। इट्स लाइक के यार, ये देखो ना, 80-20 कर रहा हूँ ना मैं, अगर आपको नजर आ रहा हो। एक सेकेंड, ये नहीं है, 80-20 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 80-20 करने का मकसद क्या है, ये बता रही इनको क्या है, 80-20 कर रहा हूँ। स्क्रीन मेरी क्लियर है कि स्टक कर रही है अभी भी। ठीक है, क्लियर है। अब मैं 80-20 कर रहा हूँ, तो ये देखिए ना, लेट से ये 20 है और ये 80 है। अब मैंने इसको कट लगाना है, मैंने इंडेक्स मुझे पता लग गया। ठीक है, मुझे कट कहाँ पर लगाना है ये चीज पता लग गई, वो ये है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतना मेरा ट्रेनिंग डेटा है, इतना मेरा टेस्टिंग डेटा है। ठीक हो गया, अब मैंने कट इस जगह के ऊपर लगाना है। तो स्लाइसिंग के जरिए अगर मेरा ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू होगा, मतलब कि मुझे इतना पार्ट भेजना है। ठीक है, यहाँ तक का इतना पार्ट भेजना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइसिंग कर रहा हूँ। स्लाइसिंग हमने पढ़ी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइस करके मैं ट्रेनिंग के केस में भेज रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइस करके मैं टेस्टिंग के केस में भेज रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, यही काम कर रहा हूँ इधर इमेज स्लाइसिंग की मदद से। ये स्लाइस करके मैं यहाँ तक भेज रहा हूँ टेस्ट ट्रेनिंग के केस में, यहाँ तक भेज रहा हूँ टेस्टिंग के केस में। और उसके बाद इमेजेस को अमेंड कर रहा हूँ, इमेजेस लेबल्स को। लेबल्स भी पड़े हुए हैं मेरे पास, इमेजेस भी पड़े हुए हैं किसमें, डाटा सेट के अंदर। ठीक हो गया, वो डाटा सेट से मैं उठा रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। दो काम कर लिए हमारी डाटा सेट की क्लास ने। तीसरा काम डाटा सेट की क्लास कर रही है, तीसरा काम जो कर रही है ना डाटा सेट की क्लास, वो दो फंक्शंस को डिफाइन कर रही है, लेंथ के और गेट आइटम के। ये दो फंक्शंस कौन यूज करेगा, डॉक्टर आप बताएं, उस दिन हमने पढ़ा था। ये दो फंक्शंस किसने यूज करने हैं, गेट आइटम और लेंथ का, len।
लाइबा आप बताएं। ये दो फंक्शंस कौन यूज करेगा? उस दिन हमने पढ़ा था, इसको देखा था। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेटा सेट के अंदर दो फंक्शन हम इंक्लूड करते थे, एलियन और क्या कहते हैं गेट आइटम का, ये फंक्शंस कौन सी क्लास यूज करेगी आपकी? नहीं, डेटा सेट की क्लास नहीं करेगी, डाटा लोडर यूज करेगा, हमने हमने देखा था। डाटा लोडर जो लोड करता है वो इन फंक्शंस की मदद से लोड करता है डाटा को। डाटा सेट की क्लास क्या करती है, आपके डाटा सेट के रिलेटेड काम करती है। डाटा लोडर डाटा लोड करता है, कितना बैच साइज होता है आपका। ठीक है, तो डाटा लोडर क्या करेगा, इन दो फंक्शंस को यूज करके डाटा को लोड करेगा। गेट आइटम आपको आइटम भेजेगी, ये देखे ना। गेट आइटम आपका क्या कर रहा है, इमेज पाथ है हमारे पास, इमेज को ओपन कर रहा है। डॉट कन्वर्ट आरजीबी का मतलब क्या है कि इंश्योर कर रहा है कि तीन चैनल्स ही हो। ठीक है, लेबल्स को अपडेट कर रहा है, और क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई चीज पड़ी हुई है तो, और रिटर्न कर रहा है इमेज और लेबल्स। इमेज और लेबल्स रिटर्न कर देगा वो, गेट आइटम कर रहा है ना। ठीक है, और लेंथ क्या कर रही है, लेंथ रिटर्न कर रही है। और ये कौन यूज करेगा, डाटा लोडर। इनको यूज करके डाटा लोडर डाटा को लोड करेगा। क्लियर? यही थी डाटा सेट की क्लास, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी पैटर्न के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मजे की बात यह है कि हर प्रॉब्लम में तकरीबन सेम चीजें हो रही होंगी, सेम पैटर्न यूज हो रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रट्टा लगा लें, इसका मतलब ये है कि आप चीजों को समझें। कितने मजेदार चीजें हैं बैकएंड के ऊपर। ठीक है, 90% प्रॉब्लम या 85% प्रॉब्लम आपकी इसी सारे पैटर्न के अंदर यूज हो रही होंगी। डाटा सेट की क्लास इंप्लीमेंट कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या किया, डाटा सेट की क्लास आपने इंप्लीमेंट कर ली। अब आपने ट्रेन डाटा सेट ले लिया, टेस्ट डाटा सेट ले लिया इससे। ठीक है, बैच साइज आपने, बैच साइज बता दिया कितना है मेरा, 64 का है। अब आपने ट्रेन डाटा सेट ले लिया डाटा सेट की क्लास को कॉल करके। ठीक है, शेप दे दी आपने, किस शेप का डाटा चाहिए, एंड अगेन आपके पास क्या आ गया, डाटा सेट आ गया, ट्रेन वाला भी आ गया, टेस्ट वाला भी आ गया। ट्रेन वाले के केस के अंदर हम ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू करेंगे। अब वो क्या कर रहा है, हम बैकएंड के ऊपर वही हुआ है, 80 के ऊपर जाके कट लगा है और ट्रेन आ गया हमारे पास, ट्रेन डाटा आ गया। टेस्ट डाटा के अंदर टेस्ट डाटा आ गया। उसी तरह फिर हमने लोडर्स बना लिए, इसको हमने कल बनाए थे। ठीक है, इसको हमने कल देखा था लोडर्स कितना बनते हैं। लोडर में मैंने डाटा सेट दिया है, बैच साइज दिया, शफल दिया, शफल करवा दिया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कुछ नहीं किया, डाटा सेट की क्लास को कॉल किया और डाटा सेट लिए, ट्रेन भी और टेस्ट भी, और डाटा लोडर्स बनाया। क्लियर या रिपीट कर दूं? रिपीट कर दूं? ठीक है, मैंने क्या किया, ट्रेन डाटा सेट, डाटा सेट की जो क्लास थी हमारी उसका क्या नाम था, साइन लैंग्वेज डिजिट्स। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है डिवाइड, जितना पॉसिबल हो सकता है डिवाइड। ठीक है, लेट्स से 64 64 64 करके जितना बनता है, 128 बनता है, फिर 64 आई गेस 192, खैर जितना भी बनता है, तो जितना पॉसिबल डिवाइड हो जाए, बाकी कम आ जाएगा डाटा बैच से। ठीक है, अब क्या, इन दैट केस ट्रेन डाटा सेट, मैंने डाटा सेट की जो क्लास थी साइन लैंग्वेज डिजिट्स, उसको कॉल किए, और मैं ट्रेन डाटा सेट मंगवा लिए। टेस्ट डाटा सेट, अपना डाटा सेट की क्लास को कॉल किए, टेस्ट डाटा सेट मंगवा लिए। अभी हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लिया डाटा सेट की क्लास के। ठीक है, अब मैंने सिर्फ क्लास को कॉल किया,
डेटा सेट मंगवाया, दैट्स इट। ट्रेन की केस में ट्रेन डेटा सेट, टेस्ट की केस में टेस्ट डेटा सेट, इस क्लास को कॉल करके। साइन लैंग्वेज डिजिट, ये मेरी क्या है, डेटा सेट की क्लास है। इसको मैंने कॉल किया और क्या किया, टेस्ट डेटा सेट और ट्रेन डेटा सेट मंगवाया। अब मैं ट्रेन टेस्ट अलग अलग मंगवाने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगेन ट्रेनिंग डाटा सेट अलग होगा, टेस्टिंग डाटा सेट अलग होगा। मैंने ट्रेनिंग डाटा सेट मंगवा लिया, डाटा सेट की क्लास को कॉल करके, और टेस्टिंग भी मंगवा लिया, और ट्रेन लोडर भी बना लिए, टेस्ट लोडर भी बना लिया। लोडर हम डाटा लोडर को कॉल करके बनाते थे। क्लियर। अब हम आज ना ये चार तरीके से करने वाले हैं प्रॉब्लम। एक अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, सिंपल न्यूरल नेटवर्क। फिर अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, फिर फाइन ट्यूनल न्यूरल नेटवर्क्स, डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करेंगे। ठीक है। अपना न्यूरल नेटवर्क जो है वो मैं फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा, ये जो सिंपल न्यूरल नेटवर्क था। क्यों? क्योंकि हमने कल देख लिया था, बड़े ही तहम्मुल के साथ देख लिया था। ठीक है। मैं इसके अंदर वही न्यूरल नेटवर्क बनाया सारा। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत है, कर दूं? कल जिस हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया था वैसे ही न्यूरल नेटवर्क बनाना है आपने। ठीक है, क्लियर? या दोबारा रिपीट कर दूं? ठीक है। अब इसके अंदर ना आपको एक चीज जहन में रखनी है। ठीक है। एक चीज जहन में रखनी है कि आपके जहन में तो आ गया यार कि मेरे पास पहली लेयर क्या होगी, जितना इनपुट साइज आएगा। इनपुट लेयर बना ली मैंने, वो तो पता है कि इनपुट साइज जितनी बनेगी। अब मुझे हिडन लेयर का साइज क्या रखना है? लेजिट क्वेश्चन है ना, हर रिसर्चर के जहन में आता है। और मुझे कितनी हिडन लेयर्स बनानी है सवाल, कि मुझे हिडन लेयर का साइज क्या रखना है, और मुझे कितनी हिडन लेयर्स बनानी है, ये मुझे किस तरह पता लगेगा? तो इसका जो है ना सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं सकता कि आपको कितनी हिडन लेयर्स बनानी है, आपको हिडन लेयर का साइज क्या रखना है। आपने शुरुआत करनी है कुछ कन्वेंशन से। ये कन्वेंशन क्या होती है कि आप 64, 128, 512 इस टाइप के ना नंबर्स को यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल। कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड है कि अगर आपका सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनने लगा है तो आप 128 या 512 इतने की 2 से 3 हिडन लेयर्स बना लें, इनफ हो जाएगा काम। थोड़ी मिड साइज प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ज्यादा साइज कर लें, 512 का डबल कर लें। ठीक है। 1024 कर लें, 3 से 4 से 5 हिडन लेयर्स बना लें। अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आप और साइज थोड़ा बड़ा कर लें, 6 7 हिडन लेयर्स बना लें। तो ये एक्सपेरिमेंटल है। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो तो फिर आप अपने आगे पीछे करते हैं लेयर्स को, ट्रेनिंग कर करके, ग्राफ्स की मदद से, ग्राफ यूज कर करके। ग्राफ्स आपको बता देता है कि कितनी ट्रेनिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्ले अराउंड करना है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड है कि यार नॉर्मल के लिए आप अगर 1 से 2 हिडन लेयर्स लें और 64 128 नंबर ऑफ पैरामीटर्स लें तो इनफ रहेगा। ठीक है। थोड़े मिड साइज है तो आप 512 1028 तक चले जाएं, 3 से 4 हिडन लेयर्स तक चले जाएं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स कोई बता नहीं सकता है, एस सिस नहीं बता सकता। ठीक है, कि आपने इस केस के अंदर इतने इतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेने हैं तो ये अनडिफाइंड होता है। ठीक हो गया? क्लियर या रिपीट कर दूं? बाकी बाकी भी बताएं। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? एक हिडन लेयर होती है, इनपुट लेयर होती है, फिर कुछ हिडन लेयर्स होती हैं, फिर एक आउटपुट लेयर होती है। इसी तरह ही होता है न्यूरल नेटवर्क, आपने पढ़ा था। अब क्या होता है कि हिडन लेयर्स जितनी मर्जी हो सकती हैं, 100 हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 300 भी, दो भी हो। अब आप
लाइक आप एक न्यूरॉन भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी, 10 भी, 20 भी, 30 भी।
सॉरी फॉर दैट, इंटरनेट मेरे पास 3 डिवाइसेस लगी हुई है इससे, और किसी एक पे भी नहीं आ रहा था। मैंने सिम प्रोवाइडर चेंज किया, दूसरे मोबाइल से मैंने सिम लगा के लगाई है। खैर, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, कंटिन्यू कर लेते हैं। स्क्रीन भी स्ट्रक इसी वजह से हो रही थी कि नेट कनेक्शन थोड़ा खराब था। खैर, तो लास्ट हमने किधर डिसकंटिन्यू किया था? हाँ, अब सिनेरियो ये होता है कि अब देखें ना, न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसका क्या सिनेरियो होता है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर्स जितनी मर्जी हो सकती है, फिर आउटपुट लेयर होती है। ठीक है। अब हिडन लेयर हमें नहीं पता कि कितनी रखनी है एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर। मल्टीपल भी रख सकते हैं, ठीक है, सिंगल भी रख सकते हैं, 10 भी रखनी है, 20 रखनी है। तो कितनी रखनी है ये क्वेश्चन का हमें यहाँ पता ही नहीं है, कितनी रखनी है हिडन लेयर्स। और हिडन लेयर्स का साइज कितना होगा ये भी नहीं पता हमें। ठीक है। तो ये चीज ना किसी को भी नहीं पता होती शुरू से कि एग्जैक्ट साइज इतना रखना है, या इतनी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स रखनी है एंड ऑल। तो कुछ ना, बस पैरामीटराइज कर दिया चीजें। हम स्टार्ट कितनी से लेंगे? हाँ, वही बताने लगा हूँ कि हमारे पास ना एक कन्वेंशन होती है कि अगर हमारे पास ना इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम है, लाइक इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बिल्कुल रख लेते हैं लाइक 32, 64, 128 इसके अराउंड प्ले करते हैं। 2 से 3 में आपका काम हो जाता है, इवन एक से भी काम हो जाता है। 64, 128, एक हिडन लेयर लगाई, इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी सी मिड साइज की प्रॉब्लम हो, जिस तरह मिड साइज की प्रॉब्लम थी कि आपके हाथ के पैटर्न्स निकालने थे, ठीक है, फिर आपको बताना था, उसको कन्वर्ट करना था कि कौन कितने नंबर है, कौन सा नंबर है, तो आप फिर क्या करते हैं, 512, 1024, इस तरह को नंबर लेते हैं, और 2 से 3 हिडन रेंज देते हैं। 2 से 3 इस तरह प्ले अराउंड करते हैं। अगेन एक्सपेरिमेंट से आता है, क्या पता आपके 2 से ही काम हो जाए। फिर आप देखेंगे 2 से नहीं आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, फिर आप एक बढ़ा के देखेंगे। तो इस तरह ऐसा करके आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगर आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो फिर आप करेंगे लाइक 5 से 4, 5, 6 हिडन लेयर्स, 1024 से भी ज्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है ही नहीं इसका। ठीक है। इसीलिए तो रिसर्चर्स ने बड़ी रिसर्च करके ये मॉडल्स बनाए हुए हैं, रेजनेट वाले, रेजनेट मॉडल, एलेक्स नेट, ये बड़ी रिसर्च के बाद बने हैं, इसी तरह प्ले अराउंड करके। ठीक है। तो एक ये है कि अगर आप खुद अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, ज्यादातर आप फाइन ट्यून नहीं कर रहे होंगे, ज्यादातर। ठीक है। दूसरा, ये तो आपके सामने हो गया। अब मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ अपने स्क्रीन को, और आपको दिखाता हूँ कि लाइक आपका क्या कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर हम थे बेसिकली। ठीक है, डाटा सेट क्लास हमने बना ली थी। स्क्रीन के विजिबल होगी? ठीक है। डाटा सेट क्लास हमने बना ली थी, हम न्यूरल नेटवर्क बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने 512 लिया है, 512, और कन्वेंशन ये होती है 512 के बाद 128 होगा, कम होते हैं। ठीक है, 512 फिर 128 अगली लेयर होगी, फिर 64 होगी, फिर 32 होगी, जितनी लेयर्स लेते हैं ना अगली से पिछली कम होती रहती है हिडन लेयर। ठीक है। ये कन्वेंशन हो रही होती है एक। पहले आपको कन्वेंशन फॉलो करनी है। अगर आपका कन्वेंशन से काम नहीं हो रहा होगा, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करना है डिफरेंट तरह से। ठीक हो गया? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन जो हमने कल पढ़ा था कि न्यूरल नेटवर्क किससे बनाते हैं, वही है, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बनाया है। ठीक है, पहले रिव्यू क्या करते हैं कि इमेजेस के लिए बेसिकली यूज होता है, मैक्स के लिए, कि मैंने दिया 20, या क्या कहते हैं, जीरो, उसमें से जो मैक्स होगा ना, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो जीरो आंसर देगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वही आंसर आएगा। ठीक है। फॉरवर्ड पास किया अगेन, और फॉरवर्ड पास करने के बाद आपका वही
टू डिवाइस की है, डिवाइस के ऊपर ऐड किया आपने, इनपुट साइज बता दी है, इनपुट साइज क्या है। उसके अलावा नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस क्या चीज प्रेडिक्ट करती है, राफे आप बताएं। नंबर ऑफ क्लासेस क्या चीज प्रेडिक्ट करती है? आउटपुट साइज। इस केस में कितना होना चाहिए आउटपुट साइज? इन दैट केस कितना होना चाहिए आउटपुट साइज? इन दैट केस हमारा आउटपुट साइज कितना होना चाहिए? लाइबा आप बताएं। आउटपुट साइज कितना होना चाहिए हमारा, नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? नहीं पता। डिजिट्स हम कह रहे हैं ना, 1 2 3 4। आउटपुट साइज कितना होना चाहिए, फिर देखें, फिर सोचें। 17 किस तरह होगा? जीरो भी तो हो सकता है ना। और 9 क्यों होगा, बल्कि 10 होगा ना, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 10 हो गए। ठीक है, 0 से लेके 9 तक आएगा, 10 नहीं है, 0 से लेके 9 तक है, ठीक है, तो 10 होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 पॉसिबल वेरिएशन है आपके पास। ठीक है, आउटपुट के ऊपर नंबर ऑफ क्लासेस कितना करता है कि आउटपुट पॉसिबिलिटीज कितनी है, आउटपुट के ऊपर कितने वेरिएबल्स आएंगे। कौन सी क्लास से, 1 से बिलोंग करता है ये, 2 से बिलोंग करता है, 3 से करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मल्टी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। लाइक आप भी बताएं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आखिरी लेयर के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगेगा? एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगेगा? थोड़ा फास्ट फास्ट कर लें, चीजें अभी थोड़े से रहते हैं। सॉफ्ट मैक्स, ठीक है, बेस्ट है। ये वही चीजें, ठीक है, अपना नेटवर्क बनाया, वही ट्रेनिंग लूप लगाया, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल जो हमने कल किया था, अगेन सेम स्टेप वही है। अब इसको हम कन्वर्ट करने लगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। पहले कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम कल पढ़ेंगे, मैं इसको आराम सुकून से बढ़ाना चाह रहा हूँ, आज हम थोड़ा फाइन ट्यूनिंग पढ़ लेते हैं। अब टाइम थोड़ा कम रह गया, तो इसको मैं सुकून से बढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। फाइन ट्यूनिंग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और फाइन ट्यूनिंग में फर्दर हम सुकून से ही पढ़ेंगे इसको। आपने याद रखना है कि फाइन ट्यूनिंग का मकसद क्या था। मेरे पास एक मॉडल पहले से पड़ा हुआ है, मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं उस मॉडल को और अपने डाटा सेट को यूज करूंगा, मैं अपना न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अभी हम अपना न्यूरल नेटवर्क बना रहे थे, नो मॉडल पड़ा हुआ है, मुझे अपना न्यूरल नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उस मॉडल को यूज करूंगा, उस मॉडल में मैं सिर्फ मैंने डाटा देना है, आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं करना और। इतना आसान है फाइन ट्यून करना। मॉडल पड़ा हुआ है, उस मॉडल को डाटा देना है, उसको ट्रेन करना है बस अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइन ट्यून करना है। तो फाइन ट्यूनिंग का मकसद यही है कि एफिशिएंट हो जाए काम और बेहतर हो जाए। ठीक हो गया। इट्स लाइक कि यार आप एक घर बनाने लगे हैं, तो आप ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक बंदा, और एक बंदा बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि इसकी और भी अच्छी एग्जाम्पल होगी कि आप बना बनाया घर ले रहे हैं और उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग 3 तरह से होती है। फाइन ट्यूनिंग कितने तरह से होती है? 3 तरह से। अगर आपके पास 10,000 से छोटा डाटा होगा ना, 10,000 से छोटा डाटा होगा, तो आपने क्या करना है, फाइन ट्यूनिंग्स की सारी लेयर को फ्रीज कर देना है। लेयर को फ्रीज करने का मकसद पता है क्या होता है? कि इस लेयर के ऊपर पैरामीटर्स होंगे। अब वो पैरामीटर्स को हमने देखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, पैरामीटर्स लर्न नहीं करेगा। पैरामीटर्स जो लर्न हुए हुए हैं ना, वो यूज करेंगे हम। मॉडल क्या होता है हमने देखा था, स्टैट्स दोबारा बताता हूँ। एल्गोरिथम और मॉडल में फर्क ये होता है कि एल्गोरिथम एक फंक्शन होता है,
मॉडल क्या होता है, वो जो ट्रेनिंग उसके ऊपर हो जाए ना, तो वो मॉडल होता है, बन जाता है। ठीक है। मॉडल जब बन जाएगा तो उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो अपडेटेड होंगे। जाहिर है मॉडल बन गया, उसके पैरामीटर्स अपडेटेड होंगे। क्लियर यहाँ तक? मॉडल जो होगा उसके पैरामीटर्स अपडेटेड होंगे। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जितने भी लेयर्स होंगे ना सबको फ्रीज कर देना है। फ्रीज का मतलब क्या है, जो तुम्हारे पैरामीटर्स है उसको वही रहने दो, चेंज नहीं करना तुमने। बस आखिरी लेयर को अपना चेंज कर देना है। क्यों आखिरी लेयर को चेंज करना है? आखिरी लेयर जो होगी ना फुली कनेक्टेड लेयर, उसको उठा के एंड एंड लेयर अपनी लगा देनी है आउटपुट की। इन दैट केस हमारी आउटपुट लेयर कितनी थी, 10 की, तो मैं आउटपुट लेयर के ऊपर 10 लगा दूंगा बस। मॉडल हुई, आउटपुट लेयर अपने लगा दी, तो वो कितने आउटपुट थे। आखिरी लेयर को ट्रेन करना है, सारे मॉडल फ्रीज। डाटा दिया उसको, उसमें से वो बस डाटा को पास करेगा उस मॉडल में जो ट्रेन पहले से पैरामीटर्स है उसी के ऊपर उसको पास करेगा। ट्रेन मॉडल लर्न नहीं करेगा कुछ भी, जो पहले से पैरामीटर है उसी के ऊपर फॉरवर्ड पास कर देगा बस। प्रेडिक्ट कर दिया। प्रेडिक्ट करने के बाद वापस जाके कुछ मॉडल अपडेट अपडेट कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। फॉरवर्ड पास करके आपको आउटपुट दे देगा। दैट्स इट। किस केस में देगा, लाइबा आप बताएं। 10,000 से कम में। ठीक है। 10,000 से कम में। अब अगर आपका मॉडल 10,000 से ज्यादा का होगा, अगर आपका मॉडल 10,000 से ज्यादा का होगा तो फिर आपका क्या कर सकते हैं? क्या जहन में आ रहा है? क्या कर सकते हैं आप? अगर आपका मॉडल 10,000 से ज्यादा का होगा ना, तो आप आधी लेयर्स को, हाँ आधी लेयर्स को फ्रीज कर देंगे, आधी लेयर्स को फ्रीज नहीं करेंगे। आधी लेयर्स कौन सी, एंड वाली आधी लेयर्स जो होंगे ना उनको ट्रेन कर देंगे और पहली वाली को छोड़ देंगे, ऐसे जिस तरह। अब क्या होगा कि एंड वाले जो लेयर्स होंगे ना उसके मॉडल्स ट्रेन हो रहे होंगे, उसके पैरामीटर्स आपके वर्क कर रहे होंगे। ठीक है। लाइक अगर मेरे पास 20 लेयर्स हैं तो पहली की 10 लेयर्स फ्रीज हो जाएंगी। ठीक है। आखिरी की फ्रीज ये देखें, पहले की 10 लेयर्स में क्या कह रहा हूँ, फ्रीज कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ। आखिरी की जो 10 लेयर्स हैं, अब क्या होगा, फॉरवर्ड पास तो सब पे होगा, बैकवर्ड पास सिर्फ इन 10 के ऊपर होगा। और वेट अपडेट। क्लियर? अगर 10,000 से ज्यादा होगा। क्लियर? बाकी भी बता दें। 10,000 से कम डाटा सेट हुआ, रीजन ये कि हमारे पास डाटा सेट बड़ा है। अगर छोटे से डाटा सेट के ऊपर करेंगे ना तो वो किस तरह पास ऑन कर रहा होगा। ठीक है। अब इट्स लाइक कि यार, एग्जांपल देता हूँ कि वेव्स देखी है आपने, रेडियो वेव्स। अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा सा होगा तो रेडियो वेव्स काम करती हैं, डिस्टेंस बड़ा हो तो वो उसके अंदर रुकावट आके वो रुक जाती है। तो डाटा आपका इतना सा है, अगर हम उसको सारे के ऊपर ट्रेन करना शुरू कर देंगे ना तो वैसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जितना ज्यादा डाटा होता है, हमने देखा था न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उतना अच्छा ट्रेनिंग होती है। पहले से वो ट्रेन हुआ हुआ है और वो अच्छा ट्रेन हुआ हुआ है, तो हम उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत कम है। डाटा बढ़ता रहेगा तो हम उसकी लेयर्स को ट्रेन करते रहेंगे। जितना कम डाटा होगा, हमें कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो पहले वाली ही ठीक है। ठीक हो गया? क्योंकि हमने देखा कि जितना ज्यादा डाटा होगा मशीन लर्निंग के केस में, उतने अच्छे प्रिडिक्शन देंगे। अब कह रहे हैं हमारे पास डाटा 10,000 कुछ भी डाटा नहीं होता। कह रहे हैं हमारे पास डाटा ही इतना कम है यार कि हम इसको अगर ट्रेन करेंगे ना पूरे मॉडल को तो काम खराब ही होगा। क्लियर? ये रिपीट कर दो। ठीक है। अब 10,000 का जो 10,000 से बढ़ गया डाटा, तो मतलब कि यार मेरे पास कुछ सिग्निफिकेंट डाटा आ रहा है तो मैं कुछ लेयर्स को ट्रेन कर सकता हूँ, हाफ लेयर्स को। अब इस तरह नहीं करना कि बेतुकी उठा के इस लेयर को ट्रेन करना है, एक पैटर्न के साथ करना है ना। तो पहले सारी को फिर हाफ को। अगर मिलियंस में आपके पास डाटा है, लाइक लाखों में डाटा है, ठीक है, अगर मिलियन क्रॉस कर गया आपका डाटा, तो आपने पूरे मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है। बस ये डिफरेंस है फाइन ट्यूनिंग के अंदर।
किस तरह करना है वो हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है। फाइन ट्यूनिंग आप बहुत ज्यादा करने वाले हैं, लाइक आपने वो असाइनमेंट की थी जो मैंने कहा था, सेल्फ रिसर्च। अपर को जाके किस किसने देखा था, ईमानदारी से बताएं। किसने देखा था अपर के ऊपर फाइन ट्यूनिंग सर्च करके? तो पकड़ना शुरू करें प्रोजेक्ट्स फाइन ट्यूनिंग के। ठीक है। तो अब जाएं, फाइन ट्यूनिंग के प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू करें। कल हम परसों देख लेंगे फाइन ट्यूनिंग किस तरह होती है। आपको आ गया फाइन ट्यूनिंग करना? फाइन ट्यूनिंग आपको आ गई है करना? फाइन ट्यूनिंग के प्रोजेक्ट्स उठाएं जब आपको काम करना आ गया है तो। ठीक है, और देखें कितना काम है फाइन ट्यूनिंग का, मॉडल्स फाइन ट्यूनिंग का। और मॉडल्स डिफरेंट हो सकते हैं, जिसके हम रेजनेट यूज कर रहे हैं, जो कि टॉर्चवियन के मॉडल्स पे पड़ा हुआ है। हम अपना मॉडल खुद भी यूज कर सकते हैं, लाइक जो कैगल के ऊपर पड़ा हुआ है। कैगल के ऊपर जाएं, देखें मॉडल कौन कौन से पड़े हुए हैं, उसको उठा के यूज करें। कैगल में बताया हुआ भी है इस मॉडल को किस तरह अपने प्रोग्राम में लेकर आना है। ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए हंटिंग स्टार्ट करें। इसका एक सेशन भी रखता हूँ इंशाल्लाह, कि बिल्ड किस तरह कर सकते हैं आप लोग बेहतर तरीके से। अपर को बिल्ड करके दिखा दूंगा बेशक आपको इंशाल्लाह। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ऑल क्लियर? ठीक है। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आज का जो इंटरनेट कनेक्शन गया था। बाकी इंशाल्लाह फर्दर हमारी, मैं इस हफ्ते में आपको मशीन लर्निंग के वो करूंगा। जी जी, राफी करें। बहुत ज्यादा करती है मैटर। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इमेज साइज बहुत मैटर करती है, रियल लाइफ इमेजेस। हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ ही क्यों रहे हैं? अगर मेरे पास 64 बाय 64 का इमेज साइज होगा तो वो तो मैं न्यूरल नेटवर्क में ही भेज दूंगा ना। ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा ही है, वो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लेगा। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पहले दिन हमने पढ़ा था कि रियल लाइफ इमेजेस क्या होती हैं, 1024 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080, इतनी बड़ी बड़ी इमेज साइज होती है। तो अगर इतनी बड़ी इमेज साइज मैं अगर एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क को दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। पहली बेस ही हमने कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क की ये बनाई थी। ठीक है, रिड्यूस करते हैं लेकिन हर केस में नहीं करते। कुछ केसेस आपको खुद ही पता लग जाएंगे, मैंने इमेज साइज रिड्यूस नहीं करना, कुछ केसेस में कर लेना है। जैसे अगर मुझे एक सिर्फ प्रोग्राम लिखना है कि ये हेडफोन्स हैंड्स फ्री है या नहीं, एयरपॉड्स हैं कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके इमेज साइज को रिड्यूस कर दूंगा। दैट्स इट। लेकिन अगर मैं कोई मेडिकल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट का, तो वो तो रियल लाइफ स्कैन हो रहा है या रियल लाइफ इमेज आ रही है, उसको अगर मैंने छोटा कर दिया तो क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगी। इस इन दिस केस अगर इन्फॉर्मेशन लूज हो भी गई तो मुझे पता लग रहा है कि यार ये हेडफोन्स है। मेडिकल केस में एक भी इंफॉर्मेशन लूज हो गई तो आपका प्रिडिक्शन में बहुत बड़े वेरिएशन आ सकते हैं। तो इन दैट केस आपने पूरी इमेज का साइज लेना होगा। ठीक है, वो देखेगा किस जगह के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, फिर वो प्रिडिक्ट करेगा। तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम आपको पता लगेगा कि इमेज साइज चेंज करना है कि नहीं करना। देखे ना, अभी अभी हमने देखा था शेप के अंदर, शेप का पैरामीटर हमने लिया ही क्यों था? ये देखे ना, शेप का पैरामीटर, शेप का पैरामीटर लेने का मकसद ही ये था कि वो बताया कि किस शेप में आपने इमेजेस लेनी है आपको। ठीक है, शेप हम 64 बाय 64 1080 पे, वो शेप बताएगा कि मुझे शेप में इमेजेस चाहिए। तो डाटा सेट क्लास आपकी सारी ये चीजें हैंडल कर रही होगी। और इमेज साइज बहुत मैटर करता है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कर करके प्रोग्राम्स के। इन दैट केस मुझे इमेज साइज सेम रखना है, ये मुझे पता लगाना है कि यार ये बोतल है कि नहीं है बोतल। ठीक है, अब मैं इसका इमेज साइज रिड्यूस कर दूंगा तो जाहिर है जब इमेज साइज रिड्यूस होते हैं तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी कम होती है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लूज करते हैं हम। इन दैट केस अगर मैं इन्फॉर्मेशन लूज भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, बोतल ही तो प्रेडिक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन लूज भी करके वो बता देगा कि बोतल है कि नहीं है। ठीक है, वो बता देगा ये पेन है कि नहीं है, वो बता देगा मोबाइल है कि नहीं है। लेकिन इन दैट केस मुझे प्रेडिक्ट करना है कि यार इसके अंदर कोई डैमेज है कि नहीं है, या मेडिकल की कोई एप्लीकेशन, या तो सिक्योरिटी की एप्लीकेशन कुछ इस तरह की, तो फिर इमेज साइज मुझे मेंटेन रखना पड़ेगा, या सुपर रेजोल्यूशन लगानी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा। सुपर रेजोल्यूशन ये होता है कि इमेज साइज भी छोटा हो जाए और उसकी रेजोल्यूशन भी मेंटेन रहे। वो अगेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सोल्यूशन, बेस्ड ऑन द ये,
हाँ ना। और ये डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं एक ही साइज के ऊपर, कंसिस्टेंट होते हैं। डाटा सेट्स कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है। डाटा सेट आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे, मेजोरिटी डाटा सेट्स कंसिस्टेंट मिलेंगे। और अगर आप खुद भी डाटा सेट अपने बनाएंगे तो कंसिस्टेंट बनाएंगे। डाटा सेट कलेक्ट करना इट सेल्फ जॉब। मैंने आपको बताया था ना, एक फील्ड है, वो एक बंदे हैं जो सिर्फ डाटा सेट कलेक्ट करके देते हैं मशीन इंजीनियर्स को, लर्निंग इंजीनियर्स को। ठीक है। अगेन मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ, जो डर्मेटोलॉजी का सॉफ्टवेयर बनाया था, कि हमने अपना डाटा सेट खुद तैयार किया था और बहुत हेक्टिक चीज थी वो। अगर हम किसी एजेंसी को देते, ठीक है, पाकिस्तान में एजेंसीज काम नहीं करती हैं तो ऐसे फायदा नहीं था, बाहर के मुल्क में होती हैं एजेंसीज। वो डाटा सेट क्रिएट करके देती हैं आपको, क्लीन क्लीन डाटा सेट। ठीक है। तो अजाब था हमारे लिए डाटा सेट को क्रिएट करना खुद से। जा जाके हम कर रहे थे, उसको एनोटेशंस लगा रहे थे। एनोटेशंस होता है लेबल। हमारे पास इमेज आती थी पेशेंट की, उसको लेबल, पहले उसको ब्लर करते थे इमेज को, ताकि प्राइवेसी कंसर्न्स आ रहे। इमेज को ब्लर करते थे, सिर्फ उतना एरिया ब्लर नहीं होता था जिसके ऊपर डैमेज था। फिर उसके ऊपर एनोटेशंस लगाते थे कि ये बीमारी कौन सी है, ताकि वो लर्न भी तो करे मॉडल। एनोटेशंस लगाए, लेबल्स लगाए, A to Z सब कुछ करने के बाद फिर जाके आपका डाटा सेट तैयार हुआ। डाटा सेट तैयार करना इट सेल्फ फील्ड, एक डाटा सेट तैयार करना। लेकिन आप मेजोरिटी अपना डाटा सेट तैयार, बहुत ही अगर बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, हाई स्केल एप्लीकेशन बना रहे हो, तब जरूरत पड़ेगी। वरना सारे डाटा सेट्स अवेलेबल है कैगल के ऊपर, हगिंग फेस के ऊपर। ठीक है। और कंसिस्टेंट इमेजेस के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो फिर आपको तो कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा ना। और इन दैट केस शेप आप दे ही इसलिए रहे हैं कि एक इमेज, लेट्स से एक इमेज 10 सारी इमेजेस इसके 1080p की पड़ी हुई है, तो आप 64 में 64 दे रहे हैं, तो उसको शॉर्ट करके उसकी शेप 65 में 64 में 64 कह रहे हैं। ठीक है, जो जितनी हो सकती हो। तो शेप आपने कंसिस्टेंट रखनी होती है, जाहिर है कंसिस्टेंट रखेंगे तभी तो होगा ना। ठीक है। डाटा सेट की क्लास बेसिकली डाटा सेट के साथ डील कर रही होती है, और डाटा सेट्स के अंदर डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। तो इससे कंफ्यूजन होती है शुरू शुरू में बंदों को, होती है कि डाटा सेट्स और डाटा सेट क्या है। डाटा सेट जो है ना टॉर्च का, वो आपका डाटा सेट को हैंडल करती है जस्ट। और डाटा सेट्स, उसके अंदर डाटा सेट्स बटे हुए हैं। क्लियर। बाकी भी बता दें। ठीक है, तो आज का सेशन ये एंड करते हैं, कल हम फर्दर कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को आप लोगों को जल्दी जल्दी, मैं कि जल्दी जल्दी में पढ़ा के कंफ्यूज कर दूं। कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंप्यूटर गेन करना है, तो बेस है कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है। तो इसलिए मैं उसको सुकून से तहम्मुल के साथ पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा। ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कोई कोई कंफ्यूजन हो तो बता दे, नहीं तो क्लियर, ऑल ऑल क्लियर। बेस्ट है। फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे।